हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आज सभी का ईएसआईसी का पेपर जिसने भी दिया है अच्छा हुआ होगा और होप कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, मैं यही मनोकामना करती हूँ। लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको जो भी आपने दूसरे एग्जाम्स के लिए देने हैं आगे पेपर, उसके लिए भी तो तैयारी करते रहना है ना। तो अभी आरआरबी और डीएसएसपी के एग्जाम आने वाले हैं टेंटेटिवली अगस्त सितंबर में। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू रखनी है अपनी तैयारी उसी जोश से, ताकि आप एंड ऑफ द डे आपको ज्यादा रिव्यू या ज्यादा स्टडी करने की जरूरत ना पड़े। तो चलो शुरू करते हैं अभी आरआरबी और डीएसएसबी की तैयारी। इसके अलावा जो भी दूसरे एग्जाम्स, जो नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं दूसरे जो हॉस्पिटल्स के, उनके लिए भी मेरी वीडियोस काफी अच्छी रहेंगी और काफी सहायक होंगी आपके पेपर के लिए। तो चलिए पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आरआरबी में आए हुए हैं। मैं आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आरआरबी से मैंने लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। और मैं चाहूंगी आप लोग कमेंट करके भी बताएं मेरी वीडियो के बारे में, या फिर आपको आगे किस टाइप की वीडियोस चाहिए उसके बारे में भी बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बैक मसाज। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है एफ्लूरेज, सेकंड सोकिंग, थर्ड टैपिंग और फोर्थ है पैट्रिसेज। तो यहाँ पे मैंने फिगर भी दी हुई है। यहाँ पे डिफरेंट स्टेप होते हैं बैक मसाज के। तो सबसे पहला है एफ्लूरेज, जहाँ पे ऊपर से नीचे डायरेक्शन में मसाज होती है। और सेकंड जो दिखाया हुआ है वो है पैट्रिसेज, उसमें थंब प्रेस करके हम मसाज करते हैं पेशेंट को। फोर्थ है इसमें फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहाँ पे हमने नहीं दिखाया ऑप्शंस में, बट जो इमेज है उसमें फ्रिक्शन है। उसमें हम नीचे से ऊपर यानी लोअर टू अपर साइड में मसाज करते हैं। और फोर्थ आ गया हमारा टेपोटमेंट। टेपोटमेंट और टैपिंग जो है सेम होता है, उसमें पेशेंट के बैक में टैपिंग की जाती है। तो ये चार स्टेप्स है बैक मसाज के, लेकिन यहाँ पे एक और स्टेप इंक्लूड किया गया है जो सोकिंग है। सोकिंग कोई बैक मसाज की टेक्निक नहीं है, तो इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज नोन एज। यहाँ पे जो फिगर दिखाई हुई है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए इज फिमोसिस, बी इज एपिस्पेडियस, सी इज हाइपोस्पेडियस, डी इज हाइड्रोसील। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइपोस्पेडियस। इसमें क्या होता है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वो बिहाइंड द पेनिस होती है, जबकि एपिस्पेडियस में जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वो इन फ्रंट ऑफ पेनिस होती है। तो ये दोनों अपोजिट हैं और ये दोनों ही एबनॉर्मेलिटीज हैं यूरेथ्रल ओपनिंग की। Question number 3. Universal safety precautions are set of guidelines to protect the first is healthcare workers, second is patient, third is patient relatives या general public। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होते हैं हमारे, जैसे वेयरिंग जो हमारी होती है कैप, मास्क, गाउन और ग्लव्स, और जो भी रिक्वायर्ड हैं एक डिजीज के लिए, वो सारे हम प्रिकॉशंस लेते हैं। तो ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस किसको सिक्योर कर रहे हैं? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हेल्थ केयर वर्कर्स को। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ इस क्वेश्चन के आंसर से, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, वो न केवल हेल्थ केयर वर्कर को सेव करते हैं, बल्कि वो पेशेंट को सेव करते हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स को सेव करते हैं और जनरल पब्लिक सबको। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ होना चाहिए था, ऑल ऑफ द अबव, ताकि वो सही हो। क्योंकि जो भी हम सेफ्टी प्रिकॉशन यूज करते हैं पेशेंट की केयर के लिए, वो हमारी प्रोटेक्शन के साथ साथ पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और जो बीमारी है उसको बाहर हम एक दूसरे से बचाते हैं फैलने से। तो ये जनरल पब्लिक और उसके रिलेटिव को भी सेव करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है, जो आरआरबी ने सेलेक्ट किया है, वो है health care workers. Question number 4. A condition of inner ear characterized by episodic vertigo
tinnitus, and sensorineural hearing loss is referred to as otitis media, nystagmus, Meniere's disease या otosclerosis. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मेनियर्स डिजीज। मैं इसमें बता दूं, मेनियर्स डिजीज में जो है ये ईयर का डिसऑर्डर होता है और ये एक कान से दूसरे कान में फैलने की संभावना होती है। और दूसरी चीज कि ये अगर फ्लूइड इनटेक ज्यादा है और फ्लूइड रिटेंशन यानी अगर हम हाई सॉल्ट डाइट ले रहे हैं तो जो है हमारे ईयर में इसके सिम्टम्स जो है वर्सन हो जाते हैं और फ्लूइड रिटेंशन होने के कारण सिम्टम्स जो है बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज अगर कोई हमें और भी इन्फेक्शन हो जाता है इसके साथ साथ तो सिम्टम्स ज्यादा मतलब डिसऑर्डर जो है ज्यादा बढ़ जाता है और हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और ये एक इनर ईयर का इन्फेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रोथ हार्मोन विल बी सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पे ग्लैंड्स दिए हुए हैं एड्रीनल, पिट्यूटरी, ओवरीज या फिर टेस्टिस। तो करेक्ट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको इंटरेस्ट आ रहा है वीडियोस में तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए कि पिट्यूटरी ग्लैंड और कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, आप बताएंगे मुझे ग्रोथ हार्मोन के अलावा और कौन से हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नोन एज। ऑप्शन 1 ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन 2 प्रोटियोलिसिस, ऑप्शन 3 ग्लाइकोजेनेलिसिस, ऑप्शन 4 प्रोटियोजियोलिसिस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लाइकोजेनोलिसिस। फ्रेंड्स, जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज में पायोरवेट में कन्वर्ट होता है। तो ये ग्लाइकोलिसिस वो मेटाबॉलिक पाथवे है जैसे ग्लूकोज हमारा ब्रेकडाउन होता है पायोरवेट में। और प्रोटियोलिसिस होता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स या फिर अमाइनो एसिड्स जो उसकी बेसिक यूनिट होती हैं। मतलब प्रोटियोलिसिस जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है प्रोटीन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। तो ये तीनों जो है टर्म्स अकॉर्डिंगली हैं तो हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर ग्लाइकोजन। Glycogenolysis is the breakdown of glucose, glycogen to glucose. Question number 7. Which are the functional units of kidneys? फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और मैक्सिमम लोगों को ये आता होगा। फिर भी मैंने एक डायग्राम दिया है जिसमें नेफ्रॉन को मैंने दिखाया है जो कि बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी की। फ्रेंड्स, इन नेफ्रॉन से जो है ब्लड पास होता है और जो भी अननेसेसरी चीजें हैं वो यहाँ से ब्लड से निकल के बाहर हो जाती हैं और हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो जाता है। तो किडनीज जो है हमारा ब्लड प्योरीफाई करने का काम करती हैं। तो नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, inadequate pumping action of heart is known as। First is obstructive shock, second septic shock, third anaphylactic shock and fourth is cardiogenic shock। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। फ्रेंड्स, मैं बता दूं ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में आया हुआ है। पुराने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैंने काफी बार ये क्वेश्चन देखा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो कि इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन होता है हार्ट का उसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक, ऑप्शन डी। तो कार्डियोजेनिक शॉक का रीजन क्या होता है? एक सीरियस हार्ट अटैक जब हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को। दूसरा होता है कि चेस्ट इंजरीज अगर कोई हुई है तो उनके कारण भी चेस्ट जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो सफर करती है। या फिर कोई ब्लड क्लॉट जो कि लंग्स में हो गया है वो भी एक कारण होता है जो कार्डियोजेनिक शॉक का। तो अगर हार्ट का पंपिंग एक्शन अफेक्ट कर रहा है तो उसको कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ नियोनेट पर डे। जो गेन होता है नियोनेट का वो कितना होता है पर डे पे? तो ऑप्शन ए है 100 to 150, देन 50 to 60 ग्राम्स, 25 to 30 ग्राम्स एंड 5 to 10 ग्राम्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 25 to 30 ग्राम्स। तो 25 to 30 ग्राम्स पर डे वेट गेन होता है नियोनेट का और ये 1 आउंस के इक्वल होता है। 30 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 आउंस।
क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो है डेफिनेटली एम्पियर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं जनरल नॉलेज के भी हैं, तो वो भी बीच में इन्होंने लिए हुए हैं जो कि आरआरबी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैंने भी बीच में इंक्लूड करने की कोशिश करी है, तो हर स्लाइड में मैं कुछ क्वेश्चंस जो है जीके के भी रखूंगी ताकि आपको भी समझ में आ सके कि कैसे क्वेश्चन जीके के आए हुए हैं लास्ट ईयर के एग्जाम्स में। तो इसका जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का वो है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 11, पेंच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो पेंच नेशनल पार्क जो है बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, और बंगाल टाइगर के 50 टाइगर्स अभी वहां पे रिजाइडिंग हैं। और ये जो डेटा है ये लेटेस्ट डेटा मैं बता रही हूँ आपको। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी स्पीशीज भी हैं जो मैमल्स की और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की हैं, लेकिन ये मेन जो नेशनल पार्क है वो बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज अ मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट्स कंटेन? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं। तो सब सर्फेक्टेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें दोनों पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है एक तरफ और दूसरी तरफ होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक जो है वो वाटर से दूर होता है, वो वाटर को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो वाटर में इंटरमिंगल हो सकता है, यानी वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोटीन एंड लिपिड्स। एक तरफ प्रोटीन होता है तो दूसरी तरफ लिपिड होता है इसमें। तो प्रोटीन इज हाइड्रोफिलिक एंड लिपिड इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेंटेटिव आंसर टू ए रिसर्च क्वेश्चन? तो अगर हम किसी चीज का आंसर फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हाइपोथेसिस देता है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक रीजनेबल गेस होता है जो कि सॉल्यूशन करता है एक प्रॉब्लम का। तो अगर कोई रिसर्च है एक प्रॉब्लम बेस्ड, तो उसका सॉल्यूशन जो है हाइपोथेसिस ही देगा कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस स्टडी से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 14, हु मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इनसाइट लर्निंग? अब हमारे पास चार जो है साइकोलॉजिस्ट के नेम्स हैं, जैसे इवान पैवलोव, आपने काफी बार सुना होगा, देन बी एफ स्किनर, कोहलर एंड थ्रोनडाइक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इनसाइटफुल लर्निंग का वो है कोहलर। तो कोहलर ने काफी सारे एनिमल्स में जो है बिहेवियर उनका देखा, और इंसाइटफुल लर्निंग कैसे होती है वो उन्होंने जो है रिसर्च की उसके बारे में। तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए एनिमल के बिहेवियर के ऊपर, और उन्होंने ये भी बताया कि जो लर्निंग है वो एक ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड है, एंड वो जो है एक्सप्लेन करती है कि हमारी जो थिंकिंग है वो जो है डिफरेंट जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं उन पे बेस्ड है। तो जो लर्निंग है हमारी वो इन्फ्लुएंस होती है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। तो इनका पूरा नाम है वॉल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने ये इंसाइटफुल लर्निंग की थ्योरी दी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द हार्मोन दैट इंक्रीजेस वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग इंसर्टिंग अ वाटर चैनल और एक्वापोरेंस? तो ये भी बहुत ही काफी सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो एडीएच हार्मोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है, और इसको जो सीक्रेट करता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर ब्लड में एडीएच का अमाउंट कम हो जाता है तो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको रिलीज करता है, और एडीएच क्या करता है? वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो ऑटोमेटिक अगर बॉडी में वाटर की कमी हो रखी है या डिहाइड्रेशन हो रखा है तो एडीएच हार्मोन जो है वाटर री इनटेक करेगा और रीएब्जॉर्ब करेगा बॉडी में, और जो है वाटर इसको मेंटेन करेगा हाइड्रेशन लेवल्स को।
तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने 15 क्वेश्चंस आज कराए हैं आपको, जो कि ओल्ड आरआरबी के पेपर से हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही सहायता कर सकते हैं। तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ही मैं आपको बोलूंगी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चंस लाने वाली हूँ जो मल्टीपल चॉइस होने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं जो जीके के और जो दूसरे नॉन टेक्निकल, मतलब नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस है, वो भी आपको बताऊंगी, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आने वाले हैं, जो टेंटेटिवली आगे आ सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस के साथ, और अपने अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे एग्जाम दीजिए, और रिव्यू करते रहिए बार बार, ताकि आपको एकदम माइंड में सेट हो जाए कि कौन से किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।